अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोटेशनल डायनामिक्स लेक्चर नंबर 7। तो ये 3 टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर साल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का देखोगे तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम मिलेगा ही मिलेगा। या तो इसका कभी स्टेटमेंट पूछ लेता है, कभी इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, या फिर कभी थ्योरम का प्रूफ पूछ लेता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए तमाम बच्चे इसको बहुत बगौर इसका मुताला करेंगे और इसके अच्छे से अच्छे नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आपको बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा और कुछ आपको ट्रिक्स है जो याद करवा दूंगा, तो इसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को बिना रटे आप इंशाल्लाह एग्जाम में लिख सकोगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला थ्योरम जिसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है, ये जो थ्योरम्स है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशंस है कि भाई अगर आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन के लिए 2 थ्योरम है। तो इसमें का जो फर्स्ट वाला थ्योरम है जिसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है ये जनरल थ्योरम है। ठीक है, आप किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी मदद से निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला है जिसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये जनरल थ्योरम नहीं है, ये एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए है। प्लेन लैमिना जिसे कहा जाता है, ऐसी बॉडी जिसकी थिकनेस 0 होती है। ठीक है, तो ऐसी बॉडी के लिए जिस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और अगर जनरल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, उसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखिए आपको इसके नाम से पता चला पैरेलल एक्सिस, इसका मतलब यह है कि इसमें कहीं ना कहीं 2 एक्सिस पैरेलल होंगे। मैं पहले आपको जनरली बता देता हूँ आपको करना क्या है ना। देखिए, हमने क्या किया, एक इस तरह की रिजिड रॉड ली। ठीक है, ये आपके पास में एक रिजिड रॉड है। आपने क्या किया, इस रिजिड रॉड के ये इस वाले पॉइंट से इस एक एक्सिस को गुजारा। ठीक है, और इसके अतराफ में इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया। हमने बोला ये पॉइंट का नाम हम ले लेते पॉइंट ओ। ठीक है, हमने इसको पकड़ा रिजिड रॉड को और इस पॉइंट के अक्रॉस घुमाया। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये डस्टर जो हमारा रिजिड रॉड है, हमने इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमाया। जब हम इसको यहाँ से पकड़ के घुमाएंगे तो ये जो एक्सिस से गुजर रहा है, जिसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के तरफ में घूम रहा है, तो इस एक्सिस के तरफ में जब घूम रहा है तो इसके लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। मतलब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको यहाँ पर निकालना है आईओ। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से पकड़ा था, इसको ऐसे घुमा रहा था, तो इस एक्सिस के तरफ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसका सेंटर कहाँ पर है, तो इसका सेंटर आपको यहाँ मिलेगा। हम अगर इसको सेंटर से पकड़कर घुमाएं तो सेंटर के तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है ना। तो देखिए, कंसीडर कीजिए ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास से हमने एक एक्सिस को गुजारा, और अगर ये इसके तरफ घूमता है तो इसके तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IC। तो आपको करना क्या है, अगर हम गौर से देखें तो हमको यहाँ पर अभी 2 एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। देखिए, IO IC के पैरेलल है ना, तो इस वाले कंडीशन को कहा जाता है पैरेलल एक्सिस। क्या कहा जाता है, पैरेलल एक्सिस। अब अगर हम क्या करें, इसको O से पकड़े और O से पकड़कर घुमाएं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसी का कैलकुलेशन है इस थ्योरम के अंदर, जिसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, कंसीडर करो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है। सुनिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि अगर हमको I0 से गुजरने वाले महवर के गिर्द एक्सिस के तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हम लिखेंगे इसको IO। ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद में सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस गुजर रहा है तो इसके तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IC, प्लस इस बॉडी की कुल कमियत ले लीजिए, इस रॉड की कुल कमियत M ले लीजिए। ठीक है, ये हमने ले लिया M, और दोनों एक्सिस का दरमियानी डिस्टेंस को H ले लीजिए, और उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। बस इस थ्योरम को कहा जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमने क्या किया, जिस एक्सिस के तरफ हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है I0, ठीक है, इक्वल टू उसके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC, प्लस बॉडी की कुल कमियत और दोनों पैरेलल एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, इन सब का एडिशन कर दीजिए तो आपको क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर। फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि ये जो हमारा I0 हम निकाल रहे हैं, देखिए कंसीडर करो कि आपके पास में IG की वैल्यू है 2 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास में जो H है, ये जो दोनों का डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ठीक है, और M भी जो है वो 1 मीटर, M जो है वो 1 किलोग्राम है। ठीक है, देखिए डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, जो मास है फुल बॉडी का कितना है, 1 किलोग्राम, और यहाँ पर IC का अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है 2 किलोग्राम। हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे, तो यहाँ पर IC की जगह पर 2 रखेंगे, प्लस M कितना है, 1 है, H कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो क्या होगा, I0 इक्वल टू 2 + 1 1 जार 1, यानी कि I0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। निकल गया।
ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका। तो हमने चाहे उसको इस साइड से पकड़िए या इस साइड से पकड़िए और पकड़कर घुमाइए। अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का क्या तरीका देख लिया, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का ये तरीका देख लिया कि आई नॉट इक्वल टू इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी प्लस इस बॉडी की कुल कमियत कैपिटल एम, और दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम को जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना है। इस थ्योरम को कहा जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। समझ में आ गया? दिए गए महवर के अतराफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जो महवर दिया गया आपको आई नॉट दिया गया उसके अतराफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है उसके मरकजी कमियत सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले महवर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस्म की कुल कमियत और दो मतवाजी महवरों के दरमियानी फासले के मुरब्बे के मजमुए के मसावी। इसे कहा जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मतवाजी महवरों का उसी। अब हम इसका कैलकुलेशंस करते हैं। कंसीडर करो आपके पास में एक आर्बिट्ररी बॉडी है, इस तरह से आर्बिट्ररी शेप की एक बॉडी है। हमने क्या किया, इसको यहाँ से इसके यहाँ इस पॉइंट से एक्सिस को गुजारा, हमने बोला आई नॉट, इस पॉइंट का नाम लीजिए ओ, है ना। इस बॉडी को इस पॉइंट ओ पर पकड़ना है, ऐसे घुमाना है। ये आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। हमने इसको पकड़ा और इसको पकड़ के इस तरह से घुमाया, तो इसके तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई नॉट होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके सेंटर से एक एक्सिस को गुजारा, ये इसका सी फॉर सेंटर, और इसके तरफ अगर ये बॉडी इसके तरफ घूमेगी तो ये ओमेगा वेलोसिटी से घूमेगी, तो इसके तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई सी। दोनों का दरमियानी डिस्टेंस क्या होता है, तो दरमियानी डिस्टेंस आपको लेना है h। देखिए आपको है दो पैरेलल एक्सिस दिख रहे हैं, तो दो पैरेलल एक्सिस का जो दरमियान का जो डिस्टेंस लेना है, जो फासला लेना है, वो क्या लेना है आपको h, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हुआ इतनी शक्ल। अब आपको करना क्या है, इसको समझिए। आपको करना यह है कि एक इस तरह का छोटा सा यूनिट मास ले लीजिए, ठीक है, इकाई कमियत ले लीजिए यहाँ पर, और हमने कहा कि ये छोटे से एरिया की जो कमियत है वो डीएम है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम पी दे देते हैं, पॉइंट पी। देखिए अब मैं इसको पॉइंट मास से रिप्लेस कर रहा हूँ, ये हमारा पॉइंट पी है जिसकी कमियत क्या है यहाँ पर डीएम है, ठीक है। ये वाले एक्सिस को ऐसे मिला लीजिए और ये वाले एक्सिस को ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। अभी हमें थोड़ा ज्योमेट्री का और इस्तेमाल करते हैं, इसको ऐसे स्ट्रेट कर लेना है, इसको ऐसे स्ट्रेट कर लेना है। देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अगर ये पॉइंट सी है तो इसको नाम डी दे देना है। बहुत आसान डायग्राम है। अब अगर हम गौर से देखें तो हमको यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, जरा गौर से देखिए। पहला राइट एंगल ट्रायंगल हमको कौन सा दिख रहा है, सी पी डी, देखा सभी को, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 वाला, सी पी डी मिला है आपको, ठीक है। दूसरा है ओ पी डी, दो राइट एंगल ट्रायंगल सभी को दिख चुके हैं, पहला है सी पी डी और दूसरा है ओ पी डी, ठीक है। अब हम बस इसी का इस्तेमाल करेंगे, बहुत आसान है, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल सी पी डी में, ठीक है, ट्रायंगल सी पी डी में थ्योरम को हमारा अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो वित्र है ना, वित्र का मुरब्बा, तो इसके अंदर वित्र, इस वाले ट्रायंगल में वित्र क्या है, इस वाले ट्रायंगल में देखिए मैं आपको यहाँ बना के बता दे रहा हूँ, ये आपका सी पी डी है ना। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस क्या आपके पास में सी पी का स्क्वायर इक्वल टू पहली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर। देखिए वित्र का मुरब्बा बराबर होता है पहले ज़िले का स्क्वायर जमा दूसरे ज़िले का स्क्वायर। तो देखिए हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम में इसमें मुसल्लस सीपीडी में क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ठीक है। फिथागोरस का मसला लगा दिया, तो वित्र का मुरब्बा बराबर पहले ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा, ये आ गया हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, हम इसको लेके इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा ट्रायंगल लिखिए। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास में ओ पी डी, इसमें लगाइए पाइथागोरस फिथागोरस का मसला, तो वित्र का मुरब्बा, इसमें वित्र क्या होगा ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू पहला ज़िला ओ डी का स्क्वायर प्लस दूसरा पी डी, ठीक है। अब ओ डी हमारे पास में क्या है, ज़रा गौर से देखिए। ओ डी को क्या हम ओ सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे ओ सी प्लस सी डी और उसका स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर है ए प्लस बी कॉस की कुवत 2, क्या होता है ए की कुवत 2 प्लस बी की कुवत 2 प्लस 2ab, तो यहाँ पर लगा लीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab ए इंटू बी प्लस बी की कुवत 2, है ना। देखिए ए की कुवत 2 प्लस 2ab प्लस बी की कुवत 2, ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। बस हमने इसी का इस्तेमाल किया, ये ए था ये बी था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर क्या बचेगा पी डी का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखिए, अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस 2 ओ सी
सॉरी 2OCCD प्लस, यहाँ ज़रा गौर से देखिए, CD का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए CD का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर किसके बराबर है? CP के स्क्वायर के। इसका मतलब CD का स्क्वायर प्लस PD के स्क्वायर के ऊपर मैं CP का स्क्वायर लिख सकता हूँ बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? CP का स्क्वायर, क्योंकि CP का स्क्वायर किसके बराबर है? CD का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा है CD का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, तो हम इसको यहाँ रख देंगे, ये बन जाएगा आपका CP का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बचा? OC का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस 2OCCD प्लस CP का स्क्वायर। यहाँ तक तो आसान था। अब यहाँ पर आपको एक स्टेप याद रखनी है। ठीक है, स्टेप ये है कि सभी को इंटीग्रेट कीजिए और DM से मल्टीप्लाई कीजिए, बस यही आपको इसमें स्टेप याद रखने की ज़रूरत है, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान थ्योरम। क्या स्टेप है? यहाँ पर सभी को इंटीग्रेट करना है और DM से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ OP का स्क्वायर डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई बाय DM इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ OC का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2OCCD और मल्टीप्लाई बाय DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ CP का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय DM। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो सबको समझ में आता है। अब समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ OP का स्क्वायर इंटू DM। मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक जनरल फार्मूला बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है MI/RI का स्क्वायर, यानी कि मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात सभी को याद रखनी है। अब जरा देखिए OP स्क्वायर, इधर आ जाओ डायग्राम पर। OP स्क्वायर क्या है? एक डिस्टेंस है, बिल्कुल डिस्टेंस है, तो OP का स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर आ चुका है, रेडियस। इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद में DM इज अ मास। इसका मतलब ये है कि ये आपका रेडियस है और ये आपका मास है, तो मास इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, तो क्या मैं इस OP स्क्वायर DM के जगह पर I लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मास इंटू रेडियस का स्क्वायर है। अब ये किसका रेडियस है? तो देखिए, अगर मैं इसको OP से कंसीडर करूँ तो O से लेकर P, तो ये किसका रेडियस है? किसका परपेंडिकुलर रेडियस है? तो आंसर है I0 का, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? I0। बात सभी को समझ में आई? देखिए, मास जो हमारा DM है, लेकिन जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो OP है, ये किसके अक्रॉस है? ये IO के अक्रॉस है, इसीलिए हमने वहाँ पर क्या लिया? IO। ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ OC क्या है? देखिए, O से लेकर C का डिस्टेंस क्या है? H है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? H का स्क्वायर इंटू DM। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको एक स्टेप यहाँ पर कम कर लेता हूँ कि H स्क्वायर को इधर ला लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DM प्लस ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। ये 0 कैसे होगा मैं 2 मिनट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ CP का स्क्वायर। फिर से देखिए CP इज अ डिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये रेडियस है, CP का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर इंटू DM मास। फिर से ये हमको समझ में आ रहा है कि ये मास इंटू रेडियस का स्क्वायर है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। इसका मतलब ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हम यहाँ लिख लेंगे I। लेकिन ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझिए, C से P, तो मतलब किससे जुड़ा हुआ है ये? अगर हम गौर से देखें तो ये IC से जुड़ा हुआ है, मतलब ये रेडियस किसका है? IC का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? IC। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे I0 इक्वल टू H स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन ऑफ DM, तो देखिए छोटा सा आपका जो मास एलिमेंट है वो DM था, इंटीग्रेट करना है DM पूरे बॉडी का। अगर हम DM निकालेंगे तो पूरे बॉडी का मास क्या होता है? तो आंसर है पूरे बॉडी का मास M होता है, प्लस यहाँ से 0 निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा? IC। तो हमारे पास में क्या बचा? हमारे पास में बचा I0 इक्वल टू IC प्लस MH का स्क्वायर। और यही तो थ्योरम है जो हमें प्रूफ करना है। दिए गए महवर के अतराफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी एक मरकजी कमियत से गुजरने वाले महवर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस्म की कुल कमियत और दरमियानी फासले के मुरब्बे के मजमूए के मसावी होता है, आ चुका है। और यही हमको प्रूफ करना था। इस थ्योरम को कहा जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत आसान है, क्या करना है आपको? डायग्राम बनानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और उसके बाद में इंटीग्रेशन और DM से उसको मल्टीप्लाई कर देना। अब एक बात इसमें रह गई है कि ये 0 कैसे हो गया? ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि वो कैसे होता है 0। ठीक है, तो देखिए आपको मोमेंट ऑफ मोमेंटम पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे आपके पास में इस तरह के 2 एक्सिस है, X और Y, और यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है ऐसे, और ये पॉइंट का सेंटर ऑफ मास है। आपने क्या किया? इसको इससे ऐसे जोड़ा। ठीक है, अब इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे? तो पोजीशन वेक्टर बराबर होगा समेशन ऑफ MI/RI। ठीक है, समेशन ऑफ MI/RI डिवाइडेड बाय MI। ये पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका है ना। तो हमने क्या किया कि अभी हमारा जो ओरिजिन है वो यहाँ से है,
ठीक है। तो हमने यहाँ से इसको मेजर किया, यहाँ से हमने इसका पोजीशन वेक्टर निकाला, तो यह है समीशन एम आई आ रहा है डिवाइडेड बाय समीशन एम आई। अब क्या होगा, अगर मैं ओरिजिन को सेंटर ऑफ मास पर ले लूँ, हम ओरिजिन को तो कहीं से भी खींच सकते हैं, तो अगर हम हमारे ओरिजिन को सेंटर ऑफ मास पर ले लें, अभी जो डिस्टेंस है आर है, तो अभी हमारा क्या है, अभी हमारा क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर वो आ गया आर इक्वल टू समीशन ऑफ एम आई आर है डिवाइडेड बाय एम आई, है ना, समीशन ऑफ एम आई। लेकिन अगर मैं इस ओरिजिन को सेंटर ऑफ मास पर लेकर चले जाऊँ, समझिए ओरिजिन को अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे लेके चल जाऊँ तो डिस्टेंस मेरे पास में क्या हो जाएगा, जीरो। अगर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा, समेशन एम आई आर आई, और ये मल्टीप्लाई बाय इधर आके क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब हमारे पास में क्या बचा, समेशन एम आई इंटू आर आई इक्वल टू क्या बच गया, जीरो। और यही तो बात वहाँ पर है, ज़रा यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर हमारे पास में देखिए, मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ। अब देखिए वो इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ 2 OC इंटू सी डी इंटू डी एम, ठीक है। 2 को बाहर ला लो तो क्या बचेगा, OC CD इंटू डी एम, ठीक है। OCCD क्या था, तो OCCD जो था वो हमारा डिस्टेंस था, है ना, तो OCCD हमारा डिस्टेंस था, इसीलिए यही कंडीशन का हमने वहाँ पर इस्तेमाल किया। तो ये हमारे पास में क्या बच गया, देखिए OC हमारे पास में क्या था, तो OC अगर आपको याद होगा तो OC हमारे पास में H था, 2 H को भी बाहर ला लो, यहाँ क्या बचा, CD इंटू डी एम, ठीक है। देखिए CD क्या था, तो CD जो था आपका वो रेडियस था, है ना, डायग्राम के अंदर मैंने डायग्राम मिटा दिया हो, डायग्राम का यहाँ पर इंपॉर्टेंस था। तो अगर आप डायग्राम के अंदर, अगर आपने सब शॉट निकाला है तो आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि जो CD था वो आपका डिस्टेंस था, मतलब रेडियस था, और DM जो था आपका मास था। इसका सबका समेशन, मतलब ये किसके बराबर है, जीरो के। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय जीरो कर दूं तो 2h भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो याद रखिए मोमेंट ऑफ मोमेंटम की वजह से ये क्या हो जाता है, जीरो। ये आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है वो जीरो होता है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर जीरो कंसिडर किया है। यह है आपका फर्स्ट थ्योरम, जिसे कहा जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो जनरल थ्योरम। इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर उसको किसी ऑब्जेक्ट से किसी एक्सिस को गुजारे तो उसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का सबसे पहला और जनरल थ्योरम। सेकंड टॉपिक है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना। तो सवाल इस तरह से आता है कि उमूदी महौरा का उसूल बयान कीजिए। सबसे पहले एक बात याद रखिए, ये कोई जनरल थ्योरम नहीं है, ये एक स्पेसिफिक थ्योरम है जो एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए होता है। ऐसी बॉडी जो प्लेन लैमिना होती है। प्लेन लैमिना का मतलब ये होता है कि जिसकी थिकनेस जीरो के बराबर कंसिडर की जाती है ना। जैसे अगर आपने देखा होगा जो हमारे डिस्क है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिस्क, अगर आप डिस्क के अक्रॉस अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहे तो हम इस थ्योरम की मदद से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये डिस्क है हमारी, अगर हम इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसको क्या करने वाले हैं, कंसीडर करो ये इस तरह से डिस्क है और हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर एक्सिस इस तरह से ड्रॉ किया है। अगर हम इसको इसके अतराफ घुमाएं तो इसके अक्रॉस अगर हम इसको घुमाएं तो अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसके लिए हमको दो एक्सिस और चाहिए। दो एक्सिस इसी बॉडी में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एक एक्सिस तो आपको इस तरह से हो गया जो उमूदन है, एक एक्सिस ये जानिब होगा और एक एक्सिस इस तरह से बाहर की जानिब होगा, है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूँ डायग्राम। देखिए आपके पास में इस तरह से एक प्लेन लैमिना बॉडी है, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ मास से हमने एक एक्सिस को गुजारा, इसका हम नाम देते हैं जेड। इसके तरफ इसको घुमाया तो इसके तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसके तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई जेड, ठीक है। एक एक्सिस इधर बना लीजिए, इसके तरफ अगर घुमाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसके तरफ होगा आई एक्स, ठीक है। और तीसरे वाला एक्सिस कौन सा होगा, तीसरे वाला एक्सिस ये होगा जो ऐसा बाहर की जानिब आएगा, जिसका नाम होगा वाई। और इसके तरफ घुमाएंगे तो इसके तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई वाई, क्या होगा, आई वाई, ठीक है। देखिए ये आपको तीनों भी एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। अगर हमने इसको यहाँ से पकड़ा, ठीक है, आई जेड से इसको पकड़ा और इसके तरफ में बॉडी घुमाया तो इसके तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड, ठीक है। अगर आई एक्स से पकड़ा इसके तरफ में घुमाया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स। अगर आई वाई के अक्रॉस में घुमाया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई, ठीक है। ये तो आपका डायग्राम है। देखिए अब अगर मुझे यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई जेड का, तो मुझे अगर आई जेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। बस इसी थ्योरम को कहा जाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जैसे अगर मुझे आई जेड निकालना है तो मुझे अगर आई एक्स और आई वाई की वैल्यू पता है तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। मैंने ये निकाल लिया 20 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, तो यहाँ रख दीजिए 20 प्लस ये मैंने निकाल लिया 10 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, तो यहाँ रख लीजिए 10, मतलब कितना आ गया 30 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। ये निकल गया आई जेड के तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ये हमारा आई जेड निकल गया था। तो खैर हमको अभी प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है कि आई जेड किसके बराबर होता है, आई एक्स प्लस आई वाई। दिए गए महवर की तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो जिसमें के दो
उमूदी महरों के अतराफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलजेब्रे मजमूई के मसावी होता है। ये इसका स्टेटमेंट है, आप नोट्स में देख सकते हो, नोट्स आपको इंशाल्लाह उसकी मिल जाएंगी। तो देखिए अब हमको क्या करना है, निकालना है। हम क्या करेंगे, फिर से इसमें छोटा सा एरिया, इसके सबसे पहले स्टेप ये लेंगे, हम इसके अंदर छोटा एरिया डीएम लेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है पी, ठीक है, और इसका जो मास है वो है डीएम, ठीक है, स्मॉल एरिया का जो मास हो गया है डीएम। अब हम इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, हमने मिला दिया। ये किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास में ये एक्स महवर है और ये वाई महवर है। हमने क्या किया, ये रेडियस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ये रेडियस आपका आ रहा है, इसको रेडियस दे दीजिए, ठीक है। इसको इस तरह से मिला लो, इसको इस तरह से मिला लो। ये इस तरह से हमने क्या किया, इसको ऐसे घुमाया और ऐसे आपके सामने कर दिया। देखिए ये तो ऐसे स्ट्रेट था, हमने इसको क्या किया, इस तरह से परपेंडिकुलर किया और आपके सामने बता दिया, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम, ये डायग्राम, दोनों भी डायग्राम एज इट इज है, लेकिन ये आपको इस तरह से अंदर दिख रही है, इसको समझिए। हमने इसको क्या किया, ये ऐसे था, हमने इसको ऐसे किया और आपके सामने बता दिया, तो आपको ये शेप दिख रही है। देखिए अगर ये x है तो इसके पैरेलल ये भी x होगा, अगर ये y है तो इसके पैरेलल ये भी y होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये y है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा y, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x। बस यही इसमें समझने वाली बात है, दूसरा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इस डायग्राम पर से आपको समझना है, दोनों डायग्राम एक जैसी है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल में है ना, इसका हम नाम देते हैं, ये आपका O है और इसको नाम दे देते हैं हम A और इसको नाम दे देते हैं B, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल OAP, कहाँ पर, ट्रायंगल OAP, देखिए यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा और इसमें यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा। तो ट्रायंगल OAP में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो इसमें पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो ये वाला आपका हाइपोटेनियस है, वित्र है, तो वित्र का मुरब्बा बराबर होता है पहला जिला। पहला जिला कौन सा है, पहला जिला y है, तो y का स्क्वायर प्लस दूसरा जिला क्या है, x का स्क्वायर, यानी कि हाँ, यानी कि हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना ये है वही स्टेप सेकंड वाली की, इसको इंटीग्रेट कीजिए और डीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आर स्क्वायर इंटू डी एम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी एम, है ना। देखिए आर इज अ रेडियस, है ना, रेडियस का स्क्वायर इंटू डी एम, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये किसके लिए है, तो ये कहाँ से आया, पॉइंट ओ से, है ना। तो मतलब पॉइंट ओ किससे कनेक्टेड है, देखिए आई जेड से, मतलब ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई जेड का, इक्वल टू एक्स। जरा एक्स देखिए, ये किसके तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, देखिए एक्स मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू मास, मतलब किसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई एक्स के, प्लस अब देखिए वाई स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू मास, तो ये किसके अक्रॉस है, वाई के अक्रॉस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस वाई। तो हमारे पास में क्या आ गया, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई के, हमको यही प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था। ये बहुत आसान थ्योरम है, एग्जाम में अगर आया तो 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा, या इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन या कोई क्वेश्चन या कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। तो बहुत आसान है मोमेंटम, इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम किसे कहा जाता है। थोड़ा सा समझिए, जैसे आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका मास m है, हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, है ना, एक शख्स है जो इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये ट्रांसलेशन मोशन करेगा। ट्रांसलेशन मोशन जब होगी तो इसमें कितनी ट्रांसलेशन मोशन होगी, इसका पता लगाने के लिए हमारे पास में एक फार्मूला है, वो फार्मूला है P इक्वल टू M इंटू V, है ना। इस फार्मूले की मदद से हम इसकी ट्रांसलेशन मोशन निकाल सकते हैं। तो आपको जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम क्या बताता है, तो लीनियर मोमेंटम आपको बताता है कि बॉडी कितनी ट्रांसलेट हो रही है। कैसे निकालोगे, फॉर एग्जांपल इसका मास 2 kg है ना, मल्टीप्लाई बाय ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, तो हमने बोले 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये निकल गया इसका लीनियर मोमेंटम, है ना। तो किसी भी बॉडी का अगर आपको लीनियर मोमेंटम निकालना है तो मास और वेलोसिटी से उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये आ गया P इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि लीनियर मोमेंटम हमको क्या बताता है, लीनियर मोमेंटम हमको बताता है कि बॉडी कितनी ट्रांसलेट हुई है। इज इट क्लियर। अब आ जाइए रोटेशनल मोशन पर, एंगुलर मोमेंटम पर। तो एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। एंगुलर मोमेंटम R इक्वल टू होता है, L इक्वल टू होता है R मल्टीप्लाई बाय PT, R मल्टीप्लाई बाय P, और दोनों भी ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, चूंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा RP साइन थीटा। ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम हमको क्या बताता है कि बॉडी कितनी ट्रांसलेट हुई है। एंगुलर मोमेंटम हमको क्या बताता है, एंगुलर मोमेंटम हमको ये बताता है कि बॉडी कितनी रोटेट हुई है, ठीक है। तो अगर बॉडी का ट्रांसलेशन हमको मालूम करना है तो हम लीनियर मोमेंटम का इस्तेमाल करेंगे, बॉडी का अगर हमको रोटेशन मालूम करना है तो हम एंगुलर मोमेंटम का इस्तेमाल करेंगे, बस दूसरा कोई फर्क नहीं,
ठीक है, आइए इसको समझते हैं कि हमारे पास में एक आर्बिट्ररी बॉडी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये इससे एक एक्सिस को गुजारते हैं, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो देखिए पहला बॉडी यहाँ पर होगा जिसका मास m1 होगा और इसका जो मोमेंटम होगा वो p1 होगा। क्या होगा, इसका ले लिया मोमेंटम p1, ठीक है। इसका रेडियस r1। दूसरा यहाँ पर दूसरा एक पार्टिकल लेते हैं जिसका मास m2 है ना, और इसका मोमेंटम क्या होगा p2 और इसका रेडियस r2। और इस तरह से हम एक तीसरा एक लेते हैं m, एक लेते हैं रेडियस rn और इसका मोमेंटम pn और इसका मास mn, ठीक है। इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, हमने p1 p2 से लेकर कहाँ तक लिया उसको pn तक। कंसीडर करो m1 m2 m3 अप टू सो ऑन, ये आपके मासेस है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद जो भी पार्टिकल है उनका मास है। r1 r2 अप टू सो ऑन रेडियस है इस पार्टिकल के, उसी के साथ साथ में p1 p2 p3 अप टू सो ऑन मोमेंटम है तमाम पार्टिकल के, ठीक है। अगर हम गौर करें तो हमको यहाँ पर थीटा जो है वो 90 दिख रहा है हर जगह, है ना। तो अगर थीटा 90 है तो देखिए इस फार्मूले में मैं रखूँगा तो मैं क्या रखता है इसको rp साइन 90, सॉरी साइन 90 कितना होता है, तो साइन 90 होता है 1, तो हमारे पास में क्या बचेगा rp, क्या बचेगा rp, ठीक है। इसको याद रखिए साइन 90 1 होता है, इसीलिए अगर 1 रखे तो यहाँ पर क्या बचेगा rp। इसका मतलब यह है कि हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम क्या बच गया, rp के बराबर हो गया, ठीक है। तो आइए बस इसी को यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हमको पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो उसका क्या तरीका है, एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल का पहले मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कीजिए और बाद में सबको ऐड कर दीजिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम फॉर फर्स्ट पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला मेरे पास में क्या है, rp साइन थीटा था, तो थीटा कितना है 90 है, इसीलिए क्या बचा यहाँ पर rp, है ना। तो rp किसके बराबर होता है, mv के बराबर होता है, यहाँ लगाएंगे m1 v1, है ना। लेकिन हम जानते हैं v इक्वल टू होता है r ओमेगा, तो यहाँ लगा दीजिए r1 v1 ओमेगा 1 नहीं होता, सभी का ओमेगा कांस्टेंट होता है, पहले लेक्चर में मैंने प्रूफ करके दिया आपको। तो L1 हमारे पास में क्या आ गया, m1 r1 ओमेगा। अगर इस तरह से L2 निकालूँ तो r, देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा r मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। L2 अगर निकालना चाहूँ तो m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। L3 अगर निकालना चाहूँ तो m3 r3 स्क्वायर ओमेगा प्लस अप टू सो ऑन, ये हो जाएगा आपके पास में ln इक्वल टू mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। आप क्या करेंगे, पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम को आपस में ऐड करेंगे। देखिए पूरे बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को, तो एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास में बचेगा L1 प्लस L2 प्लस अप टू Ln तक, है ना। तो L इक्वल टू हमारे पास में क्या बचेगा, L1 हमारे पास में कितना था, तो L1 हमारे पास में देखिए ये आपका L1 था, हाँ। तो L1 आपके पास में क्या है, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस L2 क्या है m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। यहाँ से क्या कांस्टेंट निकलेगा बाहर, किसको हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पर हम ओमेगा को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर, ठीक है। देखिए m1 r1 m2 r2 ये अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल है, इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा l इक्वल टू ओमेगा, इसको हम लिखेंगे समेशन i इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा आपका mi ri का स्क्वायर, है ना। तो l इक्वल टू क्या बचेगा ओमेगा, और ये किसके बराबर होता है, i के बराबर होता है। तो हमारे पास में क्या आ गया, l इक्वल टू आई ओमेगा, या l इक्वल टू ओमेगा आई, या फिर l इक्वल टू आई ओमेगा। ये है आपके एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन जो हमको कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। हाँ, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जिसे कहा जाता है बकाए मेयारे हरकत का कानून। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, इसको भी अच्छे से समझना, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसे कहा जाता है, तो ये क्या कहता है, सुनिए कि फ़र्ज़ कीजिए एक बॉडी जो है वो रोटेट हो रही है, जैसी हमारी अर्थ है, ठीक है। या आपने एक गेम खेला होगा बचपन के अंदर जिसे भौरा कहा जाता है। हम भौरे को इस तरह से गुणते थे हमारे रस्सी से और इस तरह से फेंकते थे, तो हम ये देखते थे कि वो एक पर्टिकुलर टिप पर खड़े होकर रोटेट होता था, है ना। तो बस उसी का एप्लीकेशन हमको यहाँ पर है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है कि अगर एक बॉडी है जो रोटेट हो रही है, अगर उस रोटेटिंग बॉडी पर अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो,
एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो हो, टॉर्क किसे कहा जाता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है। रोटेटिंग बॉडी पर गर्दिश करते हुए जिस्मों पर अगर गर्दिशा और बैरूनी गर्दिशा है ना अगर सिफर हो तो जिस्म का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। एल क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर किसी रोटेटिंग बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क, हम यहाँ एक्सटर्नल लगा देते हैं है ना, अगर किसी रोटेटिंग बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। इसे कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एग्जांपल सुनिए, जैसे हमारी अर्थ है वो रोटेट हो रही है ना, रोटेटिंग बॉडी है, अगर उस पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट है। यही तो वजह है कि हमारी जो अर्थ है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है। क्यों, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। इसी तरह से भौरे को हम देखते हैं, जब हम भौरे को फेंकते हैं अगर उस पर एक्सटर्नल टॉर्क, मान लीजिए वहाँ पर फ्रिक्शन भी जीरो है, जो एयर का रेजिस्टेंस है वो भी जीरो है, अगर ये तमाम चीज़ें जीरो है उस वक्त वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होता है, रोटेट होता है। तो अगर किसी रोटेटिंग बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो तो जो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है, और यही रीज़न है कि हमारी अर्थ जो होती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है, उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। ठीक है, इसे कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आइए अब हमको इसी चीज़ को प्रूफ करना है कि अगर किसी रोटेटिंग बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, हम जानते हैं एल किसके बराबर होता है, एल बराबर होता है आर मल्टीप्लाई बाय पी। ठीक है, ये बात हमको पता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे एल इक्वल टू आर है ना, पी हमारे, हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम इसको लिखेंगे डी एल अपॉन डी टी। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर डी बाय डी टी आर मल्टीप्लाई बाय पी। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, उधर जाओ बेटे, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये दो फंक्शन हो गए। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आर एज इट इज रहेगा, डी पी अपॉन डी टी क्या होता है, ये तो फोर्स होता है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, फोर्स कर देंगे, प्लस पी यहाँ पर एज इट इज रहेगा डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी क्या होता है, तो डी आर अपॉन डी टी क्या होता है, वी होता है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में हो गया डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ प्लस पी मल्टीप्लाई बाय वी, है ना। देखिए, अब हम जानते हैं पी किसके बराबर होता है, पी बराबर होता है एम वी के, तो इसको हम लिखेंगे डी एल अपॉन डी टी, डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ प्लस पी किसके बराबर है, तो पी बराबर है एम इंटू वी के, है ना, मल्टीप्लाई बाय ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, वी है हमारे पास में, और ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या जाएगा डी एल अपॉन डी टी। देखिए याद रखिए, आर मल्टीप्लाई बाय एफ मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है टॉर्क के। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है, मैं आपको बता दूंगा। प्लस यहाँ पर एम को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा वी मल्टीप्लाई बाय वी। ठीक है, देखो अगर हमारे पास में वी मल्टीप्लाई बाय वी, हम जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा, लेकिन अगर दोनों वेक्टर्स एक जैसे हो, ए बी के दरमियान में अगर थीटा इक्वल टू 90 हो तो ए बी इक्वल टू साइन 90 होगा, और साइन 91 होता है, तो ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों वेक्टर एक जैसे हैं, यहाँ पर वी वेक्टर दोनों वेक्टर एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा वी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वी वेक्टर, यानी कि इनके दरमियान में देखिए ये पहला वी वेक्टर है और दूसरा भी वी वेक्टर है, तो दोनों के दरमियान में थीटा बराबर कितना है, दोनों के दरमियान थीटा बराबर 0 है। अगर मैं यहाँ पर साइन 0 रखूँ तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, मतलब अब ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों में एक ही जैसे वेक्टर है, इसलिए इनके दरमियान में थीटा कितना होगा 0। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएंगी डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू टॉर्क प्लस एम, और v मल्टीप्लाई बाय v क्या होता है 0, इसका मतलब ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। तो डी एल अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा टॉर्क के। लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0, ठीक है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो L जो होता है कांस्टेंट होता है, तो हमको यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, हमको यहाँ पर 0 इस्तेमाल करना है। तो देखिए हम इधर करते हैं 0 इस्तेमाल, तो हम इसको लिखेंगे कि डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए किसका डेरिवेटिव 0 होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि किसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो आंसर है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ना। तो यहाँ पर ये डेरिवेटिव किसका 0 आ गया, कांस्टेंट का। वो कांस्टेंट कौन सा है, तो आंसर है यहाँ पर L जो है वो कांस्टेंट है।
तो हमारे पास में प्रूफ हो गया है कि एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट कब, जब एक्सटर्नल टॉर्क अगर क्या हो, अगर यहाँ पर यहाँ लिख लेंगे कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो, 0 हो, तो एल किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव का जो कांस्टेंट की डेरिवेटिव होती है वो 0 होती है, इसलिए एल किसके बराबर है, कांस्टेंट। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, कि अगर किसी रोटेटिंग बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया आज के लिए।